कि आज के वीडियो में हम मनुष्य की आंत की आंतरिक संरचना के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पूर्व के वीडियो में हम मनुष्य के आमाशय में होने वाले पाचन के संदर्भ में विस्तृत चर्चा कर चुके हैं। आमाशय में जो पचा हुआ भोजन होता है उसे काइम कहा जाता है। वहां से वह पाइलोरिक स्फिंक्टर द्वारा मनुष्य की छोटी आंत में प्रवेश करता है। मनुष्य की आंत के बारे में यदि हम बात करें तो मनुष्य की छोटी आंत व बड़ी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन व लार्ज इंटेस्टाइन दोनों को मिला के लगभग यह 4.5 मीटर लंबी होती है। मनुष्य की आंत की लंबाई अलग अलग मनुष्यों में अलग अलग उनकी लंबाई के अनुसार हो सकती है। जो छोटी आंत होती है मनुष्य की, उसके 3 भाग होते हैं। वे 3 भाग हैं ड्यूोडेनम, दूसरा भाग है जेजुनम, तीसरा भाग है इलियम। उसी प्रकार जो मनुष्य की बड़ी आंत होती है उसके भी 3 भाग होते हैं, जिनको हम क्रमशः सीकम, कोलन और रेक्टम कहते हैं। मनुष्य की आंत को हम एक चार्ट के द्वारा आपको समझा सकते हैं। जैसा कि इस चार्ट में हमने मनुष्य की आंत के बारे में बताया है। इसमें आप देख रहे हैं आंत के 2 भाग होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन जिसे लघु आंत कहते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन जिसे बड़ी आंत कहते हैं। लघु आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 भाग होते हैं, जिन्हें क्रमशः ड्यूोडेनम, जेजुनम, इलियम कहते हैं। हिंदी में इन्हें ग्रहणी, अर्धक्षुद्रांत व क्षुद्रांत कहते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंत के 3 भाग होते हैं, जिन्हें क्रमशः सीकम, कोलन और रेक्टम कहते हैं। सीकम को अंधनाल और कोलन को बृहदांत और रेक्टम को मलाशय कहा जाता है। इसको हम चित्र की सहायता से भी देख सकते हैं, जैसा कि आपके सामने ये मैंने चित्र बना रखा है। इसमें आप देख रहे हैं ये छोटी आंत यहां से शुरू हो रही है। इसका जो पहला भाग है जिसे हम ड्यूोडेनम कहते हैं, यह सी के आकार का होता है। इसमें आप देख रहे हैं कि लीवर से गॉल ब्लैडर और लीवर से एक नली इस छोटे ड्यूोडेनम वाले भाग में जुड़ रही है। साथ ही आप देख रहे हैं ये पत्ते जैसी ग्रंथि पैनक्रियाज जिसे अग्न्याशय कहते हैं, वह भी अपने एंजाइम को यहां पर छोड़ रही है। इस ड्यूोडेनम के बाद हम देखते हैं ये छोटी आंत जब नीचे आती है तो यहाँ पर ये कुंडलित हो जाती है। यहाँ इसका दूसरा पार्ट जेजुनम आता है और लास्ट में इसका पार्ट आता है इलियम। इलियम के बाद हम देख रहे हैं कि ये यहाँ पर बड़ी आंत से मिल जाती है, जिसे कि हम बड़ी आंत का प्रारंभिक भाग को हम कहते हैं सीकम। जहां पर इलियम और सीकम आपस में मिलते हैं उस जगह पर इलियोसीकल वाल्व लगा होता है। आपको पता होना चाहिए कि वाल्व का कार्य होता है कि वह भोजन को एक ही ओर को जाने देता है। तो इलियोसीकल वाल्व के द्वारा इलियम और सीकम आपस में जुड़े रहते हैं। उसके पश्चात सीकम के बाद आप देख रहे हैं जो दूसरा भाग है, यह बड़ी आंत का दूसरा भाग है जिसे कोलन कहते हैं। इस कोलन में आप ये राउंड राउंड फॉर्म देख रहे होंगे, जिन्हें होस्ट्रा कहते हैं। इस कोलन का जो अंतिम भाग होता है वह रेक्टम होता है, जिसे मलाशय कहते हैं। और आंतों के अंदर बना हुआ मल एनस गुदा द्वार के द्वारा शरीर से बाहर आ जाता है। इसके अतिरिक्त एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज यहां पर हमको दिखेगी, सीकम के पास आप देख रहे हैं एक छोटी सी नली निकल रही है, जिसे वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स या कृमि रूप परिशेषिका कहते हैं। यह मनुष्य में एक अवशेषीय अंग के रूप में कार्य करती है। अब थोड़ा सा हम इसके बारे में विस्तार से चलते हैं। छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के जो 3 भाग होते हैं, उसमें से जो पहला भाग होता है इलियम, उस इलियम की यदि आंतरिक संरचना में जाए तो हम देखते हैं कि इसके अंदर ब्रूनर्स की ग्रंथियां पाई जाती हैं। ये ब्रूनर्स की ग्रंथियां जो होती हैं, ये क्षारीय श्लेष्म का स्रावण करती हैं। यदि हम इलियम में जाएं
तो इलियम की जो अंदर की सतह होती है उसमें उंगली नुमा उभार पाए जाते हैं, जिससे छोटी आंत के अंदर की जो सतह होती है वह काफी बढ़ जाती है। इसके अतिरिक्त इलियम के अंदर लीवर कोहन की दरारें पाई जाती हैं, जिन्हें क्रिप्स ऑफ लीवर कोहन कहते हैं। और बच्चों को मैं ये विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि यह जो टॉपिक है यह हमारे कंपटीशन की तैयारियों में बहुत बार आता है। लीवर कोहन की दरारें जो होती हैं, इन दरारों के द्वारा पाचक ग्रंथियां जो होती हैं वो आंत्र की गुहा में खुलती है। लीवर कोहन की दरारों के मध्य इनमें 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें क्रमशः कलश कोशिकाएं, आंतरिक कोशिकाएं और पैनित कोशिकाएं कहते हैं। जो कलश कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें गॉबलेट सेल्स भी कहा जाता है, ये गॉबलेट सेल्स क्या करती हैं, ये क्षारीय श्लेष्मा का स्रावण करती हैं। आंतरिक कोशिकाएं जो होती हैं ये जल और जल अवघट्टी जैसे पदार्थों का स्रावण करती हैं। और जो पैनेत कोशिकाएं होती हैं ये एक विशेष प्रकार का एंजाइम लाइसोजाइम एंजाइम का स्रावण करती हैं, जो कि भोजन में आए हुए जीवाणुओं को नष्ट करता है। इसके अतिरिक्त इलियम भाग के अंदर पेयर्स पैचेज पाए जाते हैं, जो कि असल में लसिका ग्रंथियों के समूह है। इनके अंदर लसिकाणु, जिन्हें इंग्लिश में लिम्फोसाइट्स कहते हैं, उनका निर्माण होता है, जो भोजन में आए हुए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करते हैं। इलियम इलियोसिकल वाल्व के द्वारा बड़ी आंत के सीकम वाले भाग में खुलता है। सीकम वाले भाग से एक छोटा सा लगभग 8 सेंटीमीटर की नाल, जिसे कृमि रूप परिशेषिका या वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं, वो निकली होती है। आपने प्रायः देखा होगा, कई लोगों के मुंह से सुना होगा कि उनकी आंत बढ़ गई थी, आंत काटनी पड़ गई थी, वह ये वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स है। ये मनुष्य में अवशेषीय अंग के रूप में कार्य करती है, अर्थात ऐसा अंग जो कि मनुष्य के शरीर में तो है किंतु कार्य नहीं करता है। इस समय यह खरगोश जैसे शाकाहारी जंतुओं में पाया भी जाता है और वहां कार्य भी करता है। सीकम वाला भाग जो है वहां अपचित भोजन जो होता है वह इकट्ठा होता है। यहां से यह भोजन कोलन यानी कि बड़ी आंत के दूसरे भाग में जाता है। कोलन वाले भाग में इस अपचित भोजन के अंदर में उपस्थित जल, अन्य प्रकार के जो उपयोगी पदार्थ होते हैं वो स्रावित कर लिए जाते हैं और यहाँ मल का निर्माण किया जाता है। यहाँ से भोजन बड़ी आंत के अंतिम भाग, जिसे रेक्टम यानी कि मलाशय कहते हैं, वहां जाता है और वहां इकट्ठा हो जाता है। अब इस अपचित भोजन को हम मल कहते हैं और यह मल एनस या गुदा द्वार के द्वारा मनुष्य के शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। मनुष्य के आमाशय से जो भोजन होता है, जिसे काइम कहते हैं, वह छोटी आंत में प्रवेश करता है। छोटी आंत का जो पहला भाग होता है उसे ग्रहणी या ड्यूडिनम कहते हैं, जो कि अंग्रेजी के सी अक्षर के आकार की होती है। इसमें यहाँ पित्त रस व अग्न्याशय रस, 2 रस मिलते हैं। सबसे पहले हम पित्त रस की बात करते हैं। मनुष्य की छोटी आंत के ग्रहणी वाले भाग में यकृत से एक नली निकलती है, जो कि यकृत के गॉल ब्लैडर वाले रीजन से निकलती है और ग्रहणी वाले भाग में पित्त रस को स्रावित करती है। पित्त रस एक क्षारीय द्रव है, जो कि लगभग 7.8 से 8.5 जिसकी पीएच होती है, अर्थात ये क्षारीय होता है। यह हरे पीले रंग का होता है। इसके अंदर बिलिरुबिन नामक एक पिगमेंट पाया जाता है, जिसके कारण इसमें पीला रंग आता है, और बिलिवर्डिन नामक एक पिगमेंट पाया जाता है, जिसके कारण इसमें हरा रंग आता है। और यही 2 पिगमेंट होते हैं जिस कारण मनुष्य का जो मल होता है वह पीले रंग का होता है। आप अमूमन देखते हैं जब हम बीमार होते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर उस समय हमसे हमारे मल के रंग के बारे में पूछता है। वो इससे यह आइडिया लगाता है कि इसके अंदर लीवर सही काम कर रहा है, नहीं काम कर रहा है। अब यह पित्तरस कार्य क्या करता है? पित्तरस एक तो
आमाशय से आए हुए भोजन को क्षारीय बनाता है। दूसरा यह सबसे महत्वपूर्ण कार्य वसा का इमल्सिफिकेशन यानी कि पाइसीकरण करता है। पाइसीकरण से मतलब होता है कि वसा के बड़े बड़े अणुओं को तोड़कर छोटे छोटे अणुओं में बदल देना। जो मनुष्य का यह जो पाचक रस, जो पित्त रस होता है, यह यकृत में बनता है, किंतु यह गॉल ब्लैडर में आके संचित होता है। तो कई बार परीक्षाओं में प्रश्न आता है कि क्या पित्त रस गॉल ब्लैडर में बनता है? नहीं, बनता लीवर में है, गॉल ब्लैडर में संचित होता है। इसकी तुलना हम ऐसे कर सकते हैं जैसे पंखे का रेगुलेटर होता है। रेगुलेटर क्या करता है? पंखे की स्पीड को कम ज्यादा करता है। इसी प्रकार गॉल ब्लैडर क्या करता है? यकृत में बने हुए पित्त रस को रेगुलेट करता है, उसकी मात्रा को घटाता बढ़ाता है। हमने देखा है जब घरों में किसी को पीलिया यानी कि यकृत संबंधी बीमारी हो जाती है तो घर में उसको तला भुना या गरिष्ठ भोजन देने को मना करते हैं। इसके पीछे कारण यही है कि जो यकृत से निकला पित्त रस होता है वो वसा का पाइसीकरण करता है, और जब पीलिया होता है तो उस समय यह रस कम मात्रा में निकलता है जिससे वसा का पाचन नहीं हो पाता है। अब हम चलते हैं दूसरे यानी कि अग्न्याशय रस में। स्मॉल इंटेस्टाइन की ग्रहणी वाले रीजन में अग्न्याशय से एक नलिका खुलती है जिसके द्वारा अग्न्याशय रस स्मॉल इंटेस्टाइन के इस भाग में मिलता है। अग्न्याशय रस को कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस कहते हैं, अर्थात पूर्ण पाचक रस। इसके अंदर भोजन के सभी अवयवों को पचाने की सामर्थ्य होती है। अब हम इसके अंदर देखते हैं ये कैसे पचाता है। इसके अंदर प्रोटीन को पचाने के लिए ट्रिप्सिन और टाइमोट्रिप्सिन होता है। अग्न्याशय रस प्रोटीन को पचाकर पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट कर देता है। कार्बोहाइड्रेट के लिए यहाँ एमाइलेज एंजाइम होता है जो कि कार्बोहाइड्रेट की पॉलीसेकेराइड श्रृंखला को तोड़कर डाइसेकेराइड यानी कि बहुत से अणुओं को तोड़कर दो दो अणुओं के ग्रुप में बांट देता है। वसा के लिए यहाँ लाइपेज एंजाइम होता है जो कि वसा जो कि पाइसीकरण द्वारा सरल अणुओं में बदल चुकी है उसको वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। और न्यूक्लिक अम्ल के लिए यहाँ न्यूक्लियेज एंजाइम होता है जो कि डीएनए और आरएनए को उनके न्यूक्लियोटाइड्स में तोड़ देता है। इस प्रकार स्मॉल इंटेस्टाइन के ग्रहणी वाले रीजन में जो पेट से भोजन कायम आया था, अब उसमें पित्त रस और अग्न्याशय रस दोनों मिल जाते हैं, भोजन को पचा देते हैं। अब यह भोजन कायम की जगह पर काइल कहलाता है। अब यह काइल स्मॉल इंटेस्टाइन के जेजुनम वाले रीजन से होते हुए लास्ट रीजन इलियम यानी कि क्षुद्रांत में आ जाता है। जो क्षुद्रांत होती है उसके अंदर, जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, लीवर कुहन की दरारें यानी कि क्रिप्ट्स ऑफ लीवर कुहन पाई जाती है। वहां से आंतरिक रस निकलता है। इस आंतरिक रस के अंदर भी बहुत से पाचक रस होते हैं। जो छोटी आंत के प्रथम भाग यानी कि ग्रहणी में जो थोड़ा बहुत पाचन रह गया था, अब वो यहाँ पर आके कंप्लीट हो जाता है। इस आंत्र रस में सबसे पहले प्रोटीन के जो पाचक एंजाइम होते हैं उनको इरेप्सिन कहते हैं। वो क्या करते हैं, क्योंकि ग्रहणी वाले रीजन में प्रोटीन टूटकर पॉलीपेप्टाइड बन चुका है और इलियम वाले रीजन में पॉलीपेप्टाइड अमीनो अम्लों में टूट जाते हैं, यानी कि प्रोटीन का सबसे सरल रूप आ चुका है। उसी प्रकार कार्बोहाइड्रेट ग्रहणी वाले रीजन में डाइसेकेराइड में कन्वर्ट हो चुका था और इलियम वाले रीजन में वह डाइसेकेराइड मोनोसेकेराइड में कन्वर्ट हो जाता है। इसके लिए यहाँ पर शर्करा के हिसाब से एंजाइम होते हैं। यदि शर्करा माल्टोज है तो यहाँ एंजाइम माल्टेज लगेगा, लैक्टोज के लिए लैक्टेज लगेगा, सुक्रोज के लिए सुक्रेज लगेगा। इस प्रकार कार्बोहाइड्रेट भी अपने सरलतम अणुओं में आ जाता है। और वसा में लाइपेज एंजाइम काम करता है और वह वसा को पुनः वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। लास्ट में आता है न्यूक्लिक अम्ल, और हमने देखा ग्रहणी वाले रीजन में न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड्स में कन्वर्ट हो चुका है। यहाँ न्यूक्लियोटाइड्स टूट जाते हैं। न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम की उपस्थिति में वो न्यूक्लियोसाइड
और फॉस्फेट ग्रुप में टूट जाते हैं। फिर न्यूक्लियोसाइडेज एंजाइम न्यूक्लियोसाइड को पुनः तोड़ देता है, जो कि नाइट्रोजन क्षार और शर्करा में बदल जाता है। इस प्रकार छोटी आंत के इलियम वाले रीजन में भोजन का कंप्लीट पाचन हो चुका है। अब पाचन तो हो गया, इसके बाद का अगला स्टेप क्या आएगा? अगला स्टेप होता है अवशोषण। अब इसमें क्या होता है, जो इलियम के अंदर फिंगर से विलाई होते हैं, रसांकुर होते हैं, ये इनमें ब्लड कैपिलरीज और लिम्फ वेसल्स यानी कि रक्त कोशिकाएं और लिम्फ कोशिकाएं पाई जाती हैं, केशिकाएं पाई जाती हैं। ये केशिकाएं क्या करती हैं, जो लिम्फ केशिकाएं होती हैं वो भोजन के वसी अम्ल और ग्लिसरॉल को अवशोषित कर लेती हैं, और रक्त केशिकाएं अब भोजन का जो प्रोटीन वाला अमीनो अम्ल बचा है, शर्कराएं बची हैं, नाइट्रोजन क्षार बचे हैं, विटामिन बचे हैं, खनिज लवण बचे, उनको अवशोषित कर लेती है। इस प्रक्रिया को अवशोषण कहा जाता है। पाचन तंत्र का अंतिम चरण होता है स्वांगीकरण, यानी कि एसिमिलेशन। जो हमने इतना भोजन करा है उसका फायदा क्या है? तो रक्त केशिकाएं इस अवशोषित भोजन को कोशिकाओं में ले जाती हैं, और जितना भी पोषक तत्व है वो कोशिकाओं के जीव द्रव्य में जाके समाहित हो जाता है, आत्मसात हो जाता है। इस प्रक्रिया को स्वांगीकरण कहते हैं। अब इससे ऊर्जा निकलती है, जिससे मनुष्य अपने दैनिक कार्यों को करता है। इस प्रकार पहले हमने भोजन किया, फिर उसका पाचन किया, फिर उसका अवशोषण किया, और लास्ट में स्वांगीकरण कर लिया। अब जो अपच भोजन है वह इलियम वाले रीजन से बड़ी आंत के काइम वाले सीकम वाले रीजन में पहुंच जाता है। सीकम से यह बड़ी आंत के मध्य वाले भाग कोलन में पहुंचता है, जहां अपचित भोजन को अर्ध ठोस मल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इस रीजन में इस अपच भोजन में उपस्थित एक्स्ट्रा वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और यहां से यह मल बड़ी आंत के अंतिम भाग यानी कि रेक्टम में पहुंच जाता है। रेक्टम से यह गुदा द्वार के द्वारा शरीर के बाहर मल के रूप में छोड़ दिया जाता है। इस प्रक्रिया को बहिक्षेपण यानी कि इजेशन कहते हैं। इस प्रकार हमने देखा मनुष्य के शरीर में पाचन तंत्र किस प्रकार कार्य करता है। अपने अगले वीडियो में हम मनुष्य के शरीर के अगले तंत्र को लेकर आएंगे। धन्यवाद।